ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकार्षिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अध्यास का लक्षण क्या बताया था? स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः। स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः अध्यासः। ये हो गया अध्यास। इसमें से मुख्य दो पद कौन से हैं? परत्र अवभास। दो मुख्य पद हैं और अन्य जो दो पद हैं स्मृति रूप और पूर्वदृष्टा, ये उसके उपादक हैं। उपादक का अर्थ है ये उसके साधक है, ये उपादन के लिए है। तथा ही अवभाष्यते इति अवभासः, अवभाष्यते इति अवभास, ये कर्मणि घय प्रत्यय है। किसको बताता है? अर्थ को, विषय को। जो अध्यस्त विषय है उसका उसकी संज्ञा हो जाएगी अवभासः। जब अवभाष्यते इस प्रकार की व्युत्पत्ति होगी तो। और अवभासनत्वम अवभास ऐसा करोगे तो वो ज्ञान, उस बुद्धि में अविद्या वृत्ति जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वो विषय है नहीं इसलिए उसकी वृत्ति होगी अविद्या वृत्ति। वो अविद्या वृत्ति जब होगी उसको कहा जाएगा ज्ञान का अध्यास, ज्ञानाध्यास। तस्य अयोग्यम अधिकरणम परत्र पदार्थः। तो परत्र अवभास ऐसे दिया है तो अवभास को पहले बता दिया। अब बता रहे हैं कि जो अधिकरण है वो अयोग्य, अयोग्यम अधिकरणम, ये हो गया परत्र पदार्थ है। अब प्रश्न कर रहे हैं कि अधिकरण का अयोग्यत्व क्या है? अधिकरणस्य अयोग्यत्वम किम, ऐसे समझ लीजिए प्रश्न। अधिकरण में अयोग्यता क्या है? आरोप्य अत्यंताभावत्वम, आरोप्य अत्यंताभावत्वम अथवा तद्वत्वम, दो किए हैं विकल्प। तद्वत्वम में तद से क्या लोगे? ऑनलाइन वाले तत्पद से क्या लेंगे? आरोप्य अत्यंताभाव। आरोप्य अत्यंताभाव। तो तद्वत्व का अर्थ क्या हो जाएगा? आरोप्य अत्यंताभाववत्वम। आरोप्य अत्यंताभाववत्वम, ये हो जाएगा द्वितीय विकल्प। तो कोई कहेगा क्या कहा, जहां मर्जी हो वहां वत लगा देते हो, जहां त्वम लगा देते हो, इसका कोई अर्थ भेद है कि नहीं? आरोप्य अत्यंताभाववत्वम। अच्छा, तो अधिकरण, किसी अधिकरण में कुछ अवभाषण हो रहा है, ठीक है, उस अधिकरण को अयोग्य बताना है। मीमांसक मत और न्याय मत में भेद है, इसलिए यहां दो विकल्प हुए हैं। मीमांसकों का क्या कहना है कि जो अभाव है वो अधिकरण रूप ही है। जैसे घट का अभाव भूतल रूप है, वहां कोई अन्य अभाव अधिकरण से विलक्षण नहीं है। तो अधिकरणस्य आरोप्य अत्यंताभावत्वम, तो अधिकरणम
मतलब अधिकरणस्य अयोग्यत्वम, अयोग्यत्व को छोड़ दो अभी। अधिकरणस्य आरोप्य अत्यंताभावत्वम, तो अधिकरण क्या हो जाएगा? अभाव रूप। आरोप्य अत्यंताभाव, अधिकरण हो जाएगा आरोप्य अत्यंताभाव। क्योंकि जब षष्ठी निकाल देते हैं तो त्वम निकाल देना है, ऐसे उसको समझना है। आरोप्य का अत्यंताभाव वही अधिकरण हो गया। जैसे अगर आरोप किया है सर्प का रज्जु में, तो सर्प जो कि आरोप्य है, जिसका आरोप किया जाता है उसको कहेंगे आरोप्य। उसका अत्यंताभाव, उसका अधिकरण क्या होगा वहां? रज्जु। रज्जु अधिकरण ही सर्प के अत्यंताभाव रूप है, उससे विलक्षण नहीं है। ये एक मत हो गया। न्याय वैशेषिक मत में अभाव को अधिकरण से विलक्षण मानते हैं, तो वहां अधिकरण क्या हो जाएगा? जैसे भूतल, भूतल में घट का अभाव है, तो भूतल कैसे बताया जाएगा? भूतलम घटाभाववत, घट अभाव वाला, घट अभाववत भूतलम, तो तद्वत्वम। तो न्याय वैशेषिक मत में घटाभाववत्वम भूतलम, क्योंकि घट अभाव वाला वो हो गया। तो यहाँ अधिकरण से आरोप्य अत्यंताभाववत्वम, ये दूसरा मत हो गया। आगे तथा च, तो अब सिद्धांती, वास्तव में वेदांती जो है वो भाट्ट मत को हम स्वीकार करते हैं। व्यवहार हेतु भाट्ट नय है, जो भाट्ट मत है उसी को हम यहाँ स्वीकार करके आगे चलेंगे। तथा च एकावच्छेदेन स्वसंसृज्यमाने स्वात्यांताभाववती अवभाष्यत्वम अध्यस्तत्वम इत्यर्थः। ये बड़ा लक्षण देख के कुछ चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो बताया जाता है उसी पर ध्यान दीजिए तो लक्षण ठीक ठीक बैठ जाएगा। पहले केवल इतना देखिए, स्व अत्यंताभाववती अवभाष्यत्वम अध्यस्तत्वम, अध्यस्तत्वम की केवल इतनी परिभाषा देखिए। स्व अत्यंताभाववती, स्व के अत्यंताभाव वाले में जो अवभाष्य है, जिसका अवभाषण होता है, वो है अध्यस्त पदार्थ। दृष्टांत स्व से लेंगे शुक्ति रूपीय, क्योंकि वहां आगे यही दृष्टांत चलेगा, शुक्ति रूपीय। तो स्व से ले लीजिए शुक्ति रूपीय। शुक्ति रूपीय का अत्यंताभाव, शुक्ति रूपीय का अत्यंताभाव कहाँ होगा? शुक्ति में, शुक्ति में, दृष्टांत के लिए शुक्ति में। तो स्व अत्यंताभाववती शुक्तौ, ठीक है, स्व अत्यंताभाववती शुक्तौ। अवभाष्यत्वम, उस शुक्ति में जो अवभाष्यत्व है किसका? हाँ, शुक्ति रूपीय का, रजत का। तो रजत कैसी हो जाएगी? अध्यस्त। रजत में क्या रहेगा? अध्यस्तत्वम, रजत में अध्यस्तत्व रहेगा क्योंकि वो अध्यस्त है। तो इतना लक्षण हो गया अध्यस्तत्वम का, स्व अत्यंताभाववती अवभाष्यत्वम अध्यस्तत्वम। अब थोड़ी अन्य प्रक्रिया, क्योंकि इसकी पदकृत्या करने के लिए थोड़ी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। यहां ध्यान दीजिए, देखो वृक्ष है, वृक्ष को क्या कहेंगे हम? वृक्ष है अधिकरण, ठीक है। वृक्ष में शाखा है और मूल है। न्याय में हमेशा कपि संयोग बताते हैं, मूलावच्छेदेन कपि संयोग अथवा शाखावच्छेदेन कपि संयोग। लेकिन मैं पूर्णानंदी टीका पढ़ रहा था, मूलावच्छेदेन
श्री कृष्ण संयोग अभाव और शाखावच्छेदेन श्री कृष्ण संयोग। तो पहले हमने पढ़ा था, ऐसा सुना है कभी कि भगवान कृष्ण शाखा पर बैठे हैं और मूल में नहीं बैठे हैं? ऐसे मतलब कपि तो ठीक ही है, कपि विचार करने जो भी है, तो आप अभी कपि संयोग रखिए क्योंकि उसका अभ्यास हुआ है। तो अगर कपि मूल में बैठा है तो शाखावच्छेदेन वृक्ष अधिकरणे कपि संयोगस्य अभाव। ठीक है, कपि अगर मूल में बैठा है तो शाखावच्छेदेन वृक्ष अधिकरणे कपि संयोग अभाव। कपि अगर शाखा पर बैठा है तो कैसे कहोगे? संयोग मूलावच्छेदन, मतलब एक होगा अवच्छेदक और एक रहेगा अधिकरण, ये दो भिन्न है, पहले तो ये समझ लेना है। अधिकरण दोनों में समान है, वृक्ष ही है, लेकिन अवच्छेदक भेद हो गया। तो अवच्छेदक भेद से कपि संयोग शाखा में है तो मूल में नहीं है, मूल में है तो शाखा में नहीं है। अब प्रश्न है ऐसा क्यों हुआ? एक ही वृक्ष अधिकरण में, आप मत बताओ, एक ही वृक्ष अधिकरण में एक जगह कपि संयोग है, एक जगह कपि संयोग नहीं है, इसका हेतु क्या है? संयोग अव्याप्य वृत्ति है। हाँ, क्या कहा आपने? संयोग अव्याप्य वृत्ति है। जो अव्याप्य वृत्ति होगा उसमें क्या होगा? इसी अधिकरण में, एक ही अधिकरण में एक अवच्छेद से भाव, एक अवच्छेद से अभाव, तो इसी अधिकरण में आपको भाव अभाव दोनों उपलब्ध हो जाएंगे। तो हमने जो लक्षण बनाया अध्यस्तत्व का, स्व अत्यंता भाववती अवभाष्यत्वम, इस लक्षण में अगर आप अव्याप्य वृत्ति जैसी कोई चीज लोगे तो वहां उसका भाव भी रहेगा, अभाव भी रहेगा। तो आप जो लक्षण कह रहे हो कि स्व अत्यंता भाव जहां है वहां वो भास रहा है, ठीक है। तो कपि संयोग का कपि संयोग ले लो, स्व उसका अत्यंता भाव है वृक्ष में, किस अवच्छेद से वो छोड़ दो, वृक्ष में कपि संयोग का अभाव है मूल में, उसी वृक्ष में कपि संयोग का भाव है शाखा में। तो आप जो कह रहे हो या तो अर्थांतर हो गया या सिद्ध साधनता हो गई, क्योंकि आप कुछ सिद्ध करना चाहते थे, सिद्ध कुछ और ही हो रहा है, और हम तो ये स्वीकार करते हैं, ये सिद्ध साधन कहेंगे वो। तो इस लक्षण को अभी परिष्कृत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए एक पद जोड़ दिया, एकावच्छेद देना, एक ही अवच्छेद लेना है आपको, ऐसे नहीं कि मूलावच्छेदेन कुछ है, शाखावच्छेदेन कुछ और है, ठीक है। ये सभी को ये ज्ञात है कि संयोग अव्याप्य वृत्ति है। स्वामी जी। नो स्वामी जी। हाँ, मतलब जिन्होंने तर्क संग्रह थोड़ा घुटा नहीं है तो उन परिचित है। साधारण दृष्टांत है, जैसे ये पट है, ये पट है, ठीक है। अब पट से हस्त का संयोग यहाँ हो रहा है, समझो एक देश में, समझो यहाँ हो रहा है, तो अन्य देश में जो यहाँ हस्त पट संयोग नहीं हुआ, तो एक ही पट में हस्त संयोग का भाव भी है और हस्त संयोग का अभाव भी है, तो इसको कहते हैं अव्याप्य वृत्ति। लेकिन रूप इस पट में व्याप्य वृत्ति है, जहां जहां पट है वहां रूप उपलब्ध है, समस्त पट में है, ठीक है। तो इसलिए जो अव्याप्य वृत्ति है उसमें ये लक्षण में आपत्ति आएगी। और ऐसी बहुत सारी चीजें, आप अभी जब ब्रह्म सूत्र का तो आरंभ है, जिन्होंने तर्क संग्रह और बाद में अर्थ संग्रह ठीक से घूटा नहीं है, उनको समस्याएं आती रहेंगी।
तो सबसे अच्छा ये है कि साथ साथ इसको भी पढ़ते रहो। तो एकावच्छेदन देने से इसकी अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। ठीक है। अब आगे दिया है स्वसंसृज्यमाने ये पद। स्वसंसृज्यमाने को भी समझ लेते हैं। संसृज्यमान में क्या प्रत्यय लगा है? शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय वर्तमान काल को बताता है। तो जिस काल में, समझो दृष्टांत लीजिए, भूतल में पहले घट का अभाव है, फिर कुछ क्षण के बाद घट को लाया गया, तो अब घट का भाव हो गया। तो उसी अभाव वाले अधिकरण में अब घट भास रहा है। तो आपने क्या लक्षण बताया? स्व अत्यंत अभाववती अवभाष्यत्वम। तो अपने ही अभाव वाले अधिकरण में अब घट भास रहा है, कुछ क्षण के बाद लेके आए घट, तो वो घट मिथ्या होगा? उस घट को हम अध्यस्त कहेंगे? नहीं कह सकते। तो इसके लिए इस लक्षण में और थोड़ा परिष्कार करना होगा। तो इसलिए दे दिया स्वसंसृज्य माने, जिस समय उस पदार्थ का वहां संबंध है, कोई भी संबंध ले लो, संयोग संबंध, समवाय संबंध, उसकी चर्चा अभी यहाँ नहीं है, उसकी अन्य ग्रंथ में उसकी भी चर्चा होती है। तो स्वसंसृज्य माने, इसका अर्थ है कि जहां उसका संसर्ग अथवा कोई भी संबंध है, चाहे वो सत्य हो चाहे आरोपित हो, उसी के अभाव वाले अधिकरण में वो उसका भासना, मतलब जिस काल में घट का अभाव है उसी काल में अगर घट भास रहा है उसी अधिकरण में, तब वो मिथ्या होगा, तब उसको अध्यस्त कहेंगे। जिस काल में वहां वो भास रहा है उस काल में अगर हमको उसका अभाव ज्ञात नहीं है, अथवा अभाव पहले था पश्चात घटो आनीता, तो उसको मिथ्या नहीं कहा जाएगा। इसलिए वहां पद दे दिया स्वसंसृज्य माने। तो देखो यहाँ पहले जो लक्षण है स्व अत्यंताभाववती, इसमें स्व से हमने लिया शुक्ति रूपीय लक्षण घटाने के लिए। फिर कपि संयोग में अतिव्याप्ति, मतलब किसी भी संयोग में जो कि अव्याप्य वृत्ति है वहां अतिव्याप्ति का निराश करने के लिए एकावच्छेद देने दिया। उसके लिए दृष्टांत हमने लिया कपि संयोग, शाखा, वृक्ष इत्यादि। और स्व संसृज्य माने इस पद के लिए भूतल घट। तो दृष्टांत भले अलग अलग हो लेकिन प्रतिपाद्य विषय एक ही है। मतलब मुख्य तो केवल स्व अत्यंताभाववती अवभाष्यत्व इसी से हो जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे न्याय आदि में अथवा कोई विलक्षण ऐसे सोचते हैं तो उनकी व्यावृत्ति के लिए अन्य पद देने पड़ते हैं। परिष्कृत लक्षण ऐसे बनता है। अब इसकी पदकृत्या समझ ली है, टीका में इसका विस्तार है। इदंच साध्य अनाद्य अध्यास साधारणम लक्षणम, ये जो लक्षण है वो सादी और अनादि अध्यास दोनों के लिए साधारण लक्षण है। मतलब एक ही लक्षण से सादी अध्यास और अनादि अध्यास दोनों का व्यवहार हो जाएगा। सादी अध्यास से शुक्ति रूपीय, रज्जु सर्प, ये जितने अध्यास हैं वो सब आ जाएंगे इसमें। और अनादि अध्यास से अविद्या, अहंकार आदि अध्यास सब सादी। अविद्या चित संबंध है, अविद्या तच्चितोर योग है, वो कैसा है? अनादि, इसलिए अनादि अध्यास वो हो गया। यहाँ लक्षण का समन्वय अहंकार में करते हैं कि आत्मत्व अवच्छेदेन, आत्मा में अहंकार का संसर्ग काल में ही अवभाषण, आत्मत्व अवच्छेद से अहंकार का, आत्मा में अहंकार का संसर्ग काल में ही अवभासत्वम, जहां अहंकार कल्पित है,
इस प्रकार से। तो अहंकार में आपको मतलब ज्ञान ये होना है कि ये अहंकार जो भासता है वो अर्थाध्यास है, और अहंकार का जो ज्ञान है वो ज्ञानाध्यास है। तो सादि अनादि अध्यास साधारणम लक्षणम संयोगे अतिव्याप्ति निराशाय एकावच्छेदेन इति। संयोग में अतिव्याप्ति न हो इसलिए दे दिया एकावच्छेदेन। जैसे शाखा और मूल दो अवच्छेद को लेकर उसको और स्पष्ट करते हैं अगली पंक्ति में। एक ही अवच्छेदक लेना है, दो अलग अलग अवच्छेदक लेके नहीं। क्या उसमें तो वेदांत के लिए तो अवच्छेद एक ही है, क्योंकि हमारा क्या कहना है, हम ये नहीं कहते कि किसी एक देश में अध्यास है और किसी एक देश में अध्यास नहीं है। और तो ब्रह्म में देश का विभाग नहीं है, अवच्छेदक नहीं, और समस्त जगत अध्यस्त ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ हिस्से में अध्यास नहीं हुआ ऐसे। और अगर मानना है, जैसे अभी गीता में वो श्लोक आएगा, विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो, उसमें एकांशेन दिया है। हाँ, तो वो अंश कल्पित मान करके किसी देश में अध्यास है। पादों से सर्वाभूतानि क्या विश्वाभूतानि अमृतम दिव्य, बस। तो तीन पाद में कुछ नहीं है और एक पाद में बाकी सब है, ऐसे मान सकते हैं अवच्छेदक। संयोगस्य स्वसंसृज्यमाने वृक्षे स्व अत्यंताभाववती अवभास्यत्वे अपि स्व स्वात्यंताभावयोर मूलाग्र अवच्छेदक भेदात नाति व्याप्ति। संयोगस्य स्व संसृज्यमाने वृक्षे, तो ये जो संयोग है, शाखा में कपि संयोग और मूल में कपि संयोग अभाव, स्व संसृज्यमाने वृक्षे, जहां कपि का संयोग है ऐसे वृक्ष में जिस काल में स्व अत्यंता भाववती अवभास्यत्वे अपि स्व कपि संयोग अत्यंता भाववती अवभास्यत्वे अपि, कपि संयोग का अत्यंता भाव कहाँ अवभास हो रहा है, उसका मूल में, मूलावच्छेदेन कपि संयोग अभाव। तो स्व अत्यंता भाववती अवभास्यत्वे अपि स्व अत्यंता भाव योहो, स्व है कपि संयोग और स्व अत्यंता भाव कपि संयोग का अभाव, ठीक है, दोनों। स्व अत्यंता भाव योहो मूल अग्र अवच्छेदक भेदात, एक हो गया मूल उसका अवच्छेदक और एक का है अग्रभाग मतलब शाखा कहीं। तो अवच्छेदक भेदात न अतिव्याप्ति, जहां अवच्छेदक में भेद है वहां अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमने एकावच्छेदेन ये पद दे दिया है। अगर वो पद नहीं होता तो अतिव्याप्ति होती। स्व स्वात्यंता भावयो हो, ये तो पद ठीक है, समझ में आ गया ना। स्व और उसी स्व का अत्यंता भाव भी। पहले हमने एक दृष्टांत दिया था पट का तंतु में। वेदांत मत में हम क्या कहेंगे, जिस समय आपको तंतु में पट भास रहा है उसी समय उसी तंतु में उसी पट का अभाव, ये हमारा प्रतिपादन है। जिस काल में जिस तंतु में आपको जो पट भास रहा है उसी काल में उसी पट का अत्यंत अभाव, ये तो स्मरण है सबको पहले, यस स्वामी जी। ठीक है। अब समझो यहाँ कोई ये कहेगा कि ठीक है हम स्वीकार करते हैं, जो द्वैत वाले हैं स्वीकार करते हैं। बोले कैसे स्वीकार करते हो? तंतु में पट कौन से संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। बोले तंतु में पट संयोग संबंध से नहीं है। ये आपका जो वाक्य है तंतु में पट का अभाव, तो ठीक है, संयोग संबंध से नहीं। तो संबंध भी आपको वहां लेना पड़ेगा कि जिस संबंध से आप वहां उसका भाव मानते हो उसी संबंध से हम कहेंगे वहां उसका अभाव।
भूतल में घट नहीं है, और ठीक है समवाय संबंध से नहीं है, तो जहां भूतल में घट हो वहीं वो कहेंगे हम मानते हैं ऐसे करके सिद्ध साधना, मतलब वो कुछ तो उल्टा करके आपके लक्षण को नहीं घटाने देंगे। तो ये भी मतलब ऐसे प्रक्रिया में जब लक्षण बनाते हैं तो इतना सटीक लक्षण तो हो जाता है। फिर अब जगत का अत्यंता भाव है ब्रह्म में, ये सोचते रहना, ये आपका काम है। अभी स्वसंसृज्यमान पद के लिए पूर्वं स्वाभाववती भूतले पश्चाद आनीतो घटो भाति इति घटे अतिव्याप्ति निरासाय स्वसंसृज्यमाने इति पदम। पूर्वं स्व अभाववती भूतले, पूर्व में स्व से अब क्या लेना है, घट, घट के अभाव वाले भूतल में, पश्चात आनी तो घटो भाती, बाद में कोई घट लेके आया, तो अभी घट के अभाव वाले अधिकरण में घट भास रहा है, घटो भाती इति घटे अतिव्याप्ति निराशाय, तो अब घट में अतिव्याप्ति होगी। घट में अतिव्याप्ति होगी, किस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, मतलब बाकी पद तो बाद में जोड़े हैं, मुख्य किस लक्षण में अतिव्याप्ति होगी, अवभाष्यत्वम अध्यस्तत्वम। इसका अर्थ क्या है कि घट का क्या हो गया, अब घट अध्यस्त है, ये बुद्धि बनेगी अगर ऐसे ही लक्षण करोगे तो, ठीक है। तो अब उसका निराश मतलब कोई कहेगा इस घट को आप अध्यस्त थोड़ा कहोगे, रज्जु में सर्प अध्यस्त है, वो तो ठीक है, घट कहाँ अध्यस्त है। तो इसके लिए ये लक्षण का परिष्कार करते हैं, घटे अतिव्याप्ति निराश। सिद्धांत में तो ब्रह्म में घट भी अध्यस्त है, लेकिन अभी जो लक्षण कर रहे हैं वो लक्षण केवल प्रातिभाषिक में पहले आप समझ लो, फिर व्यावहारिक को आगे बता देंगे वैसे ही। तो घटे अतिव्याप्त मतलब ऐसा कोई घट जो एक काल में नहीं है और अन्य काल में उपस्थित हो गया, वो उसको अध्यस्त नहीं कहेंगे। जिस काल में भास रहा है उसी काल में उसका अभाव, तो इसलिए दे दिया स्वसंसृज्यमाने इति पदम। तो जिस काल में उसका संसर्ग मतलब किसी प्रकार का संबंध भास रहा है, उसी समय उसका अत्यंत अभाव, आगे पीछे नहीं, अन्य काल में नहीं। तेन स्व अभाव काले प्रतियोगी संसर्गस्य विद्यमानता उच्यते इति न अतिव्याप्ति। इसलिए स्व अभाव काले प्रतियोगी संसर्गस्य विद्यमानता, स्व के अभाव काल में जब जो पदार्थ नहीं है, स्व से प्रतियोगी ले सकते हैं, हाँ, तेन मतलब इस हेतु के द्वारा, स्व संसृज्यमाने इस पद को देने से, लक्षण में इस पद को जोड़ देने से क्या होगा, स्व अभाव काले प्रतियोगी संसर्गस्य विद्यमानता उच्यते। अपने अभाव के काल में ही प्रतियोगी के संसर्ग की विद्यमानता, मतलब जिस समय वहां प्रतियोगी घट, घटाभाव का प्रतियोगी क्या है, घट, तो इस घट के प्रतियोगी के संसर्ग की विद्यमानता, जिस समय घट नहीं है उसी काल में ऐसा लगे कि वहां घट है, तो लक्षण ऐसे घट में नहीं जाएगा जो पहले नहीं था और बाद में लाया गया, केवल उसी घट में लक्षण जाना चाहिए जो नहीं है। जैसे कहीं किसी ने पूछ दिया घटमान है और भूतल में घट नहीं है, अथवा भूतल में घट है लेकिन उनको दिख नहीं रहा है, तो वो कहेंगे यहाँ घट का अभाव है और है घट वहां, इति न अतिव्याप्ति ही। भूत्वावच्छेदेन अवभाष्य गंधे अतिव्याप्ति वारणाय स्वात्यंताभाववती इति पदम। भूत्वावच्छेदेन, भूत्व का अर्थ है पृथ्वीत्व, भूत्वा भूत्वा
वह प्रत्यय नहीं है यहाँ। पृथ्वीत्व अवच्छेदेन, पृथ्वीत्व अवच्छेदेन अवभाष्य गंध, गंध जहां जहां पृथ्वी होगी यत्र यत्र पृथ्वीत्वं तत्र गंध, तो गंध सभी जगह उपलब्ध है। भूत्वावच्छेदेन अवभाष्य गंधे अतिव्याप्ति वारणाय, तो यह जो गंध है इसकी अतिव्याप्ति कहाँ दिखेगी आपको? गंध में अतिव्याप्ति किसकी? लक्षण की, कि अपने अत्यंताभाव में। स्व पद क्यों दिया? समझो केवल इतना देते अत्यंताभाववती अवभाष्यत्व, क्योंकि यहाँ किस पद को जोड़ रहे हैं? स्व अत्यंताभाववती, तो स्व नहीं देते, केवल अत्यंताभाववती इतना देते, तो क्या होता? पृथ्वी में समझो आकाश का अत्यंताभाव है, तो अत्यंताभाववती अवभाष्यत्व गंध, तो गंध में लक्षण क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व का। तो उसको हटाने के लिए स्व अत्यंताभाववती, जहां उसी का अत्यंताभाव हो, तो गगन अभाव युक्त पृथ्वी, उसमें अगर गंध भास रही है तो वहां स्व अभाव नहीं है, मतलब स्व से पृथ्वी का वहां अत्यंताभाव नहीं है। आकाश का अत्यंताभाव हो ऐसी पृथ्वी में अगर गंध भास रही है तो वो गंध मिथ्या नहीं है, क्योंकि आपको स्व पद से जहां पृथ्वी न हो वहां आपको गंध भासमान हो। समझ में आया? देखो लक्षण क्या किया? भूत्वावच्छेदेन अवभाष्य गंधे, जहां पृथ्वीत्व है वहां गंध रहेगी, ठीक है। तो वहां भी अगर लक्षण चला जाए कि वहां क्या है? अवभाष्यत्व, गंध का अवभाष्यत्व है, और वहां कोई कहेंगे अत्यंताभाव, तो बोले वहां आकाश का अत्यंताभाव भी है, तो स्व अत्यंताभाव से जहां पृथ्वी का ही अत्यंताभाव हो ऐसी जगह आपको गंध का अवभाष्यत्व हो। गंध का अत्यंताभाव मतलब पृथ्वी का अत्यंताभाव होगा, वहां गंध का अत्यंताभाव स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों समनियत रहेंगे। जहां पृथ्वीत्व रहेगा वहां गंध रहेगी, जहां जहां गंध होगी वहां पृथ्वीत्व रहेगा ही रहेगा। तो समनियत मान के कर सकते हो, अथवा गंध को ही लेकर के अवभाष्य गंधे अतिव्याप्ति, तो गंध में अतिव्याप्ति हो जाएगी, गंध में लक्षण चला जाएगा, क्योंकि वहां जहां गंध का अत्यंताभाव नहीं है और गंध भास रही है तो मिथ्या नहीं है, उसका अत्यंताभाव, इसलिए कह दिया स्व अत्यंताभाववती। तो अवभाष्य गंधे अतिव्याप्ति वारणाय, गंध कहाँ भासती है? पृथ्वीत्व अवच्छेदेन, भूत्व अवच्छेदेन, तो जहां जहां पृथ्वीत्व है वहां तो गंध रहेगी, लेकिन उसी के वहां लक्षण न जाए इसलिए दे दिया स्व अत्यंताभाववती, अपने अत्यंताभाव वाली उस गंध में, मतलब जहां पृथ्वी का अत्यंताभाव हो वहां गंध न होनी चाहिए, वहां गंध भासमान हो तो वो मिथ्या है। लेकिन जहां किसी अन्य का अत्यंताभाव है नहीं होगी, लेकिन उसी को तो मिथ्या कहा जाएगा। जैसे समझो कभी कभी क्या होता है, 4 बजे की घंटी बजी नहीं है, लेकिन बुद्धि में ऐसा लग रहा है कि घंटी बज रही है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, थोड़े जल्दी आप उठ गए और कि शरीर का अब ये है कि एक समय उठ जाते हैं रोज, तो ऐसा लग रहा है कि घंटी बज रही, और फिर थोड़े समय बाद देखा तो अभी तो थोड़े 10 मिनट बाकी है, घंटी बाद में बज रही है। तो जो नहीं है वहां शब्द है, ऐसे ही गंध में भी जो नहीं है उसका अवभास तो मिथ्या है, जो है तो मिथ्या नहीं होगा। सुप्तौ इदंतावच्छेदेन, इदंत्वावच्छेदेन रजत संसर्ग काले
अत्यंताभावो अस्ति इति न अव्याप्ति। और शुक्ति में जो कि ईदन तो अवच्छेद, क्योंकि अवच्छेद दे दिया है, एक अवच्छेद है, तो ईदन तो अवच्छेद है। और संसर्ग रजत का स्व संसृज्य माने, रजत संसर्ग काल में स्व का अत्यंताभाव है, अत्यंताभावो अस्ति इति न अव्याप्ति, इसलिए वहां भी लक्षण चला जाएगा। अब पूर्व पक्षी कहेगा कि ये लक्षण ही ठीक नहीं है। ननु अस्य लक्षणस्य असंभवः। लक्षण असंभव कब होगा? मात्र आवृत्ति। लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व, तब लक्षण असंभव होगा। मतलब पूर्व पक्ष कहता है कि किसी लक्ष्य में ले जाएगा ही नहीं लक्षण। वो दृष्टांत लेते हैं शुक्ति रजत का। सुक्तौ रजतस्य सामग्री अभावेन संसर्गा सत्वात्। शुक्ति में रजत की सामग्री ही नहीं है, वो आधा है, वो रका रहे हैं। पुस्तक में, पुराने पुस्तकों में ऐसे लिखते थे, सामग्री अभावेन। शुक्ति में रजत की सामग्री का ही अभाव है, इसलिए संसर्ग नहीं होगा, संसर्गस्य असत्वात्। तो शुक्ति में सामग्री रजत की क्यों नहीं है? सामग्री अभाव का अर्थ है वहां शुक्ति में या तो रजत का संस्कार नहीं है पूर्व में, अथवा आपने पहले कहीं शुक्ति में रजत देखी नहीं है, ऐसी प्रमा नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहेगा सामग्री अभाव होने से संसर्ग ही नहीं होगा, संसर्गा सत्वात्। नच, ये पूर्व पक्षी चल रहा है, नच स्मर्यमाण सत्य रजतस्यैव परत्र शुक्तौ अवभास्यत्वेन अध्यस्तत्वोक्ति इति वाच्यम अन्यथा ख्याति प्रसंगात इति अत आह स्मृति रूप इति। सिद्धांत ये कहेगा स्मर्यमाण रजतस्यैव परत्र शुक्तो अवभास्यत्वेन अध्यस्तत्व उक्ति ही। स्मर्यमाण रजत, आपने रजत का स्मरण किया, ठीक है, और वो रजत सत्य थी। स्मर्यमाण सत्य रजतस्य, हटस्थ रजत जो है वो सत्य है, उसका परत्र अवभास है, परत्र शुक्त। तो यहाँ पूर्व देश में शुक्ति की शक्ल है, वहां उस स्मर्यमाण हटस्थ रजत का अवभासनम, तो अवभास्यत्वेन अध्यस्तत्व उक्ति ही, तो अध्यास हो जाएगा। इति पूर्व पक्ष कहेगा न च वाच्यम, ये आपको नहीं कहना है। क्यों? अगर आप ये कहोगे तो आपको अन्यथा ख्याति की प्राप्ति होगी। तो कोई मध्यस्थ यहाँ वहां कोई बैठा होगा तो बोले उससे क्या होगा अन्यथा ख्याति? बोले आपका सिद्धांत है, हमारी ख्याति क्या है? अनिर्वचनीय। तो ये अन्यथा ख्याति ही ठीक नहीं रहेगी। किसी को याद है ये श्लोक ख्याति का? तथा निर्वचन ख्याति, इतना कहोगे तो अनुष्टुप में बैठ जाएगा। दूसरा पाद, अच्छा, उत्तरार्ध क्या होगा? तथा तथा निर्वचन ख्याति। ऑनलाइन सभी को एक अन्य को, आपको परिचित है ये श्लोक? आपको ऑनलाइन वाले सभी को ये श्लोक परिचित है? आत्मख्याति रसख्याति अख्याति ख्यातिरन्यथा अनिर्वचन, तथा निर्वचन ख्यातिरित्येतत् ख्याति पंचकम। तो अन्यथा ख्याति किसकी है? कहीं न्याय मत की। पहले तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिए, ये विषय सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में आएगा, वहां पर भी, वहां अध्यास का भी प्रकरण है, थोड़ा ख्याति के बारे में भी बताया है। अन्यथा ख्याति है न्याय मत। अभी तो केवल इतना समझ लीजिए, बाकी आगे प्रसंग जब आते रहेगा तो बताएंगे।
आत्मख्याति किसकी है? क्षणिक विज्ञान वालों की। आत्मा ही ख्यात हो रहा है उनके मत में, इसलिए वो आत्मख्याति मानते हैं। क्षणिक विज्ञान वालों की आत्मख्याति। फिर दूसरी कौन सी है? असत ख्याति। असत ख्याति किसकी होगी? बौद्ध शून्य शून्यवाद वाले, क्योंकि वही असत मानते हैं सबको। तो असत ख्याति हो गई शून्यवाद की। ठीक है, आत्मख्याति रसत ख्याति। तीसरी अख्याति। अख्याति है प्राभाकर मत, क्योंकि प्राभाकर मत में भ्रम को मानते ही नहीं है। वो बोलते हैं भ्रम कभी होता ही नहीं, केवल अग्रहण। हाँ, विवेक का अग्रहण। तो हो गई अख्याति। और न्याय वैशेषिकों की अन्यथा ख्याति, और वेदांत की अनिर्वचनीय। तो अनिर्वचन ख्याति रित्येतत् ख्याति पंचकम। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप इस प्रकार से अगर अध्यस्त तत्व मानोगे तो आपको अन्यथा ख्याति की प्राप्ति होगी, तो आप नैयायिक बन गए। इसलिए अब सिद्धांती इसका निवारण करते हैं स्मृति रूप इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।